बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और एक जैसे होता है ना, हम लोगों को शौक़ होता है सुबह सुबह भी, हम लोग अक्सर गर्मियों में हम लोग करते हैं, वैसे इस तरह से हम लोग शरबत पी रहे होते हैं, मशरूबात जो है वो पी रहे होते हैं, जो घर में बना के पी रहे होते हैं अक्सर। लेकिन अब एक रिसर्च हुई है हमजा बेल्जियम में, और वो साइंसदानों ने रिसर्च किया कि जो मीठे मशरूबात लड़कियाँ पीती हैं वो ज़हीन हो जाती हैं। अच्छा। और जो अगर मशरूबात जो है मीठे जो मतलब ड्रिंक्स होते हैं वो अगर लड़के पिए तो वो कुंजहन हो जाते हैं। ये एक रिसर्च उन्होंने की है। वैसे उन्होंने सही बात है, वैसे कहते हैं कि लड़कियां शौक से पी रही होती हैं, लेकिन यह है कि वो लड़कियों को जो है वो उनकी जहानत में इजाफा कर रही होती हैं, और जो लड़के हैं वो थोड़े कुंजहन होते हैं। बेचारे फीके मर जाएं। मतलब कि लड़के जो है ना, उनको शरबत के अंदर भी शीरीनी ना मिल रही है, उनको वहाँ पर भी कोई मिठास ना मिले। हमजा, लेकिन उन्होंने ये इस एक एज ग्रुप था, उसके ऊपर जब उन्होंने की वो बालिग थे, तो उन्होंने देखा कि ये उसका असर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे एज ग्रुप पे। तो उन्होंने इसका भी कहा कि एज ग्रुप पे भी यानी कि फ़र्क आ रहा होता है। तो इट मींस कि जो टीन एज वाला ग्रुप है उसमें वक्ती तौर पर जो है ना मीठे मशरूबात का असर ये होता है कि लड़कियों वो ज़हीन हो जाती हैं, और जो लड़के होते हैं फिर वो कुंजहन होते हैं उस वक्त के लिए, थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के लिए, बाकी के लिए नहीं। बाकी लड़के ठीक रहते हैं, बाकी ठीक रहते हैं। तो अब ये क्या करना क्या है इसमें? अब क्या लड़कों को कहना कि जी कि आप जब टीन एज में हो तो आपने मीठे मशरूब कम पीने? वैसे मेरा ख्याल है कि अगर वो दूसरी तरह से और भी ड्रिंक्स होते हैं, इतने ज़्यादा सूप होते हैं, नमकीन चीज़ें होती हैं, और वो खाएं पिए इतना, उस टाइम में वो ना इतनी मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करें। वैसे भी मीठे मशरूबात एक मतलब ये भी नहीं कि मुनासिब मीठा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा फिर वो हमें नुकसान दे रहा होता है। कोई डायबिटीज़ के भी हम लोगों को जो है वो इशूज़ आ रहे होते हैं इस तरह में। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है हम लोगों ने। और जिस तरह से ये रिसर्च हुई है, वो रिसर्चेज एक सर्टेन पीरियड के लिए होती हैं, और वो जो रिसर्चेज जब वो कर रहे होते हैं तो वो एक सर्टेन एज ग्रुप होता है उसके ऊपर कर रहे होते हैं, और वो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उन्होंने वो कंडक्ट की होती हैं। तो वो फिर यही कहते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि लड़कियां ज़हीन हो जाती हैं जब वो टीन एज में मीठे मशरूब जो है वो पी रही होती हैं। यानी कि तुमने टीन एज में मीठे मशरूब नहीं पिए? नहीं जी, मैंने पिए। ठीक है जी, ये रिसर्च है जो हमारे साथ इकरा ने शेयर की है, और अब ये बड़ी समझने वाली है कि इसका क्या आखिर जहानत से लिंक होगा। लेकिन चूँकि रिसर्च हमने आपके साथ एक शेयर की है, ज़रा मज़े की रिसर्च थी, रोज़नामा 92 न्यूज़ में आप इसको मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की, जहाँ अपोजिशन की सब चालें उल्टी पड़ गई हैं और दावे हवा में उड़ गए हैं। हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपनी मर्जी के कानून साजी में कामयाब हुई। अच्छा, हुकूमत ने प्लानिंग के साथ हमजा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया और जो चाहा मंजूर करवा लिया। इलेक्शन में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा होगा, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का जो हक देने का वादा था वो भी पूरा कर दिया इसके जरिए। और अपोजिशन की भरपूर मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के बिल जो है मंजूर करा लिए। ईवान में मुख्तलिफ बिल्स पर जो है रायशुमारी हुई है, लेकिन क्या मतलब वो बस पेश होते रहे और उसके बाद मतलब पास होते रहे हैं। पहले दफ़ा जब हमने देखा कि काउंटिंग हुई, उसके ऊपर अपोजिशन ने इख्तलाफ किया और स्पीकर साहब ने कहा कि जी नहीं, दोबारा नहीं हो सकती है, और हुकूमत ने अपोजिशन को तकरीबन 203 वोट के मुकाबले में 221 वोट लेकर जो 18 वोटों से शिकस्त दी। अच्छा, इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में गर्मा गर्मी रही, और अपोजिशन ने कॉपियाँ जो हैं वो फाड़ दी और ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट करके बाहर चले गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन ने कुलभूषण यादव समेत मंजूर कराए गए बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी किया। बिल्कुल ऐसे ही है। कल तो मछली मंडी बना हुआ था ऐवान, आप देखें तो हाथापाई तक मामलात आ रहे थे, अंदर सार्जेंट्स आ गए, उन्होंने रोका, हिसार बना लिया वज़ीर आज़म के गिर्द भी, और स्पीकर डाइस के सामने भी आ गए, और बड़ी बदतमीज़ी भी होती रही, और मतलब कि स्पीकर साहब से भी बड़ी तल्ख कलामी हुई। और यही वो सूरत होती है जिसमें हम कह रहे होते हैं कि भाई पेशेंस जो है वो आपका पेशेंस लेवल कहाँ जाता है, पेशेंस वहाँ कब जाता है, असेंबली के अंदर हो रहे होते हैं इस तरह के इजलास। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, उनके तमाम अरकान मौजूद थे, और फिर इत्तेहादी भी वहाँ पर मौजूद थे, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी वाज़ेह अक्सरियत साबित की है। और पहले जब हमें याद है कि मुलतवी किया गया था इजलास, उस वक्त बहुत ज़्यादा चहमकोइयाँ हो रही थी, लेकिन अब वो जो बातें थी दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जी कि इलेक्शन तरमीमी बिल के खिलाफ हर फोरम पर हम जाएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो हमसा उनकी तादाद बड़ी कम थी पीपल्स पार्टी अरकान की, जबकि हम इसे अगर उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की अगर बात करें तो कहते हैं हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा है आपको वो सुनाते हैं। रूल्स ये कहता है कि वो आज कानून नहीं बने हैं, और हम इस मौकिफ को, इस पोजीशन को इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे लेके जाएंगे। अगर ये इंसिस्ट करते हैं
कि इनका जो कानून साजी है वो रूल्स के मुताबिक है, तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम ईवीएम्स को इलेक्शन कमीशन को भी समझाएंगे। सब कुछ चैलेंज किया जाएगा जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया, सारे मामले पर बात करेंगे। सीनियर तज्जिया का सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात करें, हुकूमती बिलों की मंजूरी के बाद आप क्या देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मुस्तहकम हुई है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि बस हुकूमत जा रही है, इत्तेहादी नाराज़ हैं, लेकिन कल के बाद क्या कुछ पोजीशन मजबूत हो गई हुकूमत की? देखिए, इन बिलों की मंजूरी के बाद हुकूमत कितनी मुस्तहकम हुई है, ये इसका जवाब देना अभी तो शायद फौरी तौर पे मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हुकूमत के लिए जरूरी था कि ये बिल पास हो और उन्होंने जिस तरह भी इसको मैनेज किया है, हालांकि अगर आप जमहूरी अंदाज से देखेंगे तो जो कुछ आज पार्लियामेंट में हुआ है इसको आप जमहूरी तो नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से बुलडोज करके बिल पास किए गए हैं, चाहे अपोजिशन ने वॉकआउट किया हुआ था उस वक्त भी बिल पास होते रहे, तो इससे हुकूमत को कोई इस्तेहकाम मिलेगा वो तो कहना मुश्किल है। इसलिए कि ये सारी एक्टिविटी जो थी इसका फोकस ये था कि ऐसा निज़ाम जो है मुतारफ कराया जाए जिससे अगला इलेक्शन जीतना इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन हो, जिसके लिए वोटिंग मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और जो बाहर जो लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी उनको वोट का हक देना, ये सारी चीजें उनकी कैलकुलेशन ये है कि ये अगर आ जाएंगी तो उनके लिए अगला इंतखाब जीतना जो है वो मुमकिन हो जाएगा। तो अगर आप ये कहना चाहें कि अगर इन जराए से यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से और बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके वोट से तकवीयत मिलेगी तहरीक इंसाफ को और ये अगला इलेक्शन जीत जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं कि अगले 5 साल के लिए जब नए इलेक्शन होंगे तो वो इस्तेहकाम उनको हासिल हो जाए तो हो जाए। लेकिन इस वक्त जो है उनको जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश है पीटीआई को वो है महंगाई। महंगाई का जिन जो है वो काबू से बाहर है, गवर्नेंस जो है वो बहुत बुरी है, एक अजीबोगरीब कैफियत जो है एक गरीब आदमी और आम आदमी जो है उसको लाहक है। तो इस्तेहकाम तो उसी वक्त आएगा। महंगाई तो एक वजह है, लेकिन अगर हम ऑपोजिशन की बात करें जिसमें हालांकि हम देखें कि बड़ी जमातें शामिल हैं, लेकिन जब से हुकूमत वजूद में आई है तब से उसे कमज़ोर करने की जो उनकी हर कोशिश है वो नाकाम ही होती चली जा रही है। इसकी आप वजूहात क्या समझते हैं? देखिए, अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि वो अपनी सफों में इत्तेहाद कायम रखे। काफी अरसे की जद्दोजहद के बाद पीडीएम बनी थी, जिन हालात में बनी थी आपको पता है 13 पार्टियां थी उनमें, लेकिन मेन स्ट्रीम 3 ही पार्टियां थी। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी और तीसरी जेयूआई थी। लेकिन फिर ये है कि थोड़े से अरसे के बाद काफी शहरों में जब जलसे जुलूस हो गए और बड़े कामयाब हुए तो पीपल्स पार्टी जो है उसने इस पीडीएम को छोड़ दिया। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये एक साजिश थी, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ऐसा किया, लेकिन बहरहाल वो सफ़ों में इत्तेहाद कायम न रह सका तो हुकूमत को उसका बेनिफिट मिला। अब एक नए सिरे से मेरे ख्याल से अपोजिशन जो है वो मुतहद हो रही है, जिसका मुजाहरा आज हमने पार्लियामेंट में देखा। जो ज्वाइंट सेशन था उसमें उनके जो 203 वोट थे वो इंटैक्ट रहे और उस तरह का वाकया नहीं हुआ जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त हुआ था। तो अपोजिशन अगर इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो जाती है तो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर मुश्किल वक्त होगा। ये अब देखना ये है कि ये इत्तेहाद कितनी देर कायम रहता है और कितना मजबूत होता है। अगर वो ये चाहते हैं कि हुकूमत को घर भेजना है तो उसके लिए चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हो या सड़कों के ऊपर तहरीक चलाने का मामला हो, इस सब कुछ का इन्हिसार इस बात पर है कि अपोजिशन की सफों में रैंक एंड फाइल। ठीक है बुखारी साहब, ये बताइएगा ज़रा कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समुंदर पार पाकिस्तानी, खास तौर पर समुंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोट का हक मिल रहा है उससे तहरीक इंसाफ को अगले इंतखाबात में कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है? मेरे ख्याल से जो उनकी प्लानिंग है या जिस तरीके से उन्होंने दोनों आइडियाज कंसीव किए हैं, अगर ये काबिल अमल हो जाते हैं, यानी अगला इलेक्शन जो है वो ईवीएम पर होता है और राइट ऑफ वोट जो है उनके पास रहे, तो फिर तो बहुत फायदा होगा पीटीआई को। लेकिन एक बात जो काबिल गौर है वो ये कि ये जो आज कानून साजी हुई है और जिस अंदाज से हुई है, इसको अपोजिशन ने फैसला किया है आला अदलिया में चैलेंज करने का। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। अब देखना ये है कि वो वहाँ सर्वाइव करते हैं ये बिल्स के नहीं, या अपोजिशन या सुप्रीम कोर्ट जो है उनको सेटिसाइड कर देती है, नारायण करार दे देती है, तो फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सूरत हो जाएगी पीटीआई के लिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनको एंडोर्स कर देती है इन कवानीन को,
तो फिर यकीनी तौर पर अगले इलेक्शन के लिए पीटीआई की सूरत हाल बहुत ठीक है। अच्छा, बुखारी से ये बताइएगा कि जो ऑपोजिशन है उसको हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए और आवाम को सड़कों पर लाने के लिए हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए? इत्तेहाद उसके लिए लाजमी है। एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे अगर दिल से नियति से हाथों में हाथ डाल के हुकूमत के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएंगे, अगर बीच में से जो है वो साजिशें नहीं होंगी, तो यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए ये बाकी 1.5-2 साल जो रह गए हैं ये हुकूमत करना बहुत मुश्किल होगा। और जिस तरह की महंगाई का मैंने पहले हवाला दिया, जिस तरह की गवर्नेंस का हाल है, तो हुकूमत के लिए सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन इसके लिए अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, हम ये माजी में देखते आए हैं कि वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। जिस तरह से जरदारी साहब भी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। कल जो सूरत हाल आपने देखी है उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि नहीं, शायद वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर देंगे? देखिए, ख्वाहिशें करने में तो कोई खराबी नहीं है। ये ख्वाहिश तो अपोजिशन की बहुत देर से है। जब से हुकूमत आई है तब से ये लगता था कि धांधली की पैदावार कह के इसको घर भेजने के लिए बहुत से रास्ते इख्तियार किए गए, धरने भी दिए गए, जुलूस और जलसे भी हुए, पीडीएम की तश्कील हुई, तो अभी तक तो वो इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इत्तेहादी पार्टियां हैं अपोजिशन के अंदर, उनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट लेवल जो है वो कम है। मैंने जैसा कहा कि इत्तेहाद अगर ये कायम कर लेते हैं और नेक नीति से दिल से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो हुकूमत की चूंकि गवर्नेंस बहुत बुरी है, हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, तो हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात थे और कल गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है और वो स्ट्रेंथ शो करने में कामयाब रही है। खैर, अपोजिशन की जानिब से बड़े इल्जामात लगाए कि जी कि ज़बरदस्ती लाया गया है और मजबूर किया गया है कि लोग हैं, लेकिन सब लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम चैलेंज करेंगे इसको। खैर, हम अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पीटीआई हुकूमत आवाम की सहूलत के लिए इनकलाबी इक़दाम उठा रही है। सेहत और तालीम के अलावा दूसरे शोबों में भी आवाम की सहूलत के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। अच्छा, अब हम केपी फूड अथॉरिटी की बात करते हैं। अब लाइसेंस का उसूल वहाँ से आसान हो गया और ई लाइसेंसिंग की सहूलत भी मुतारिफ करवा दी गई है, जिसकी बदौलत अब कारोबारी हज़रात को लाइसेंस जो है हफ्तों के बजाय चंद दिनों में मिल जाएगा। बिल्कुल, कारोबारी अफराद जो हैं उनको अब करना ये होगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को मालूमात देना होंगी और चालान मिलने पर बैंक जमा कराना होगा, जिसके बाद लाइसेंस चंद रोज़ में मुतालिका पते पर इरसाल भी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर अब होगा ई चालान। हाँ जी, और ये ऑन द स्पॉट होगा और शफाफ डिजिटल सिस्टम के जरिए जुर्माने की जो रकम है, कहा यह जा रहा है कि मुतल्लिका ऑफिसर के बजाय अब बैंक में जमा हो रही होगी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगियाँ बहुत आसान बना सकते हैं और ज़िंदगियाँ आसान बनाने के लिए इस तरह के इकदाम की बहुत ज़्यादा बिल्कुल, और इन इकदाम से हम बेहतरी कितनी आएगी ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसी पर बात करेंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आतिफ साहब। बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी में ई लाइसेंसिंग और ई चालान से अब कितनी बेहतरी आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखी जाएगी? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि वो भी अभी मुल्क के अपने वोटिंग सिस्टम में अपने नुमाइंदे मुंतखब करने में वो भी शिरकत कर सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है सबके लिए। वोट चाहे वो जिस पार्टी को भी दें, लेकिन कम अज़ कम उनको ये हक ज़रूर मिल गया है। दूसरी बात जो EVM के हवाले से है, वो भी अगेन टेक्नोलॉजी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि अपोजिशन ये कह रही है कि जी EVM नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि आप मेक श्योर करें कि उसमें धांधली ना हो। तो वो एक मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी है, उस पर बैठ के वो एक्सपर्ट्स को बिठा के उसको फुल प्रूफ बनाया जा सकता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि वो इस चीज़ से भागते क्यों हैं। बहरहाल, जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, खैबर पख्तूनख्वा में हमने फूड अथॉरिटी में, ये जैसे आपने जिक्र किया, अक्सर आपने सुना होगा कि प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, तो वो हमने अब ये इसको डिजिटाइज कर दिया है। मौके पे लोग जाके उधर ही पिक्चर लेके, उधर ही डिटेल्स लेके उनकी एंट्री करते हैं और कुछ दिनों बाद उनको खुद ही अपने पते पे लाइसेंस मिल जाएगा। जो भी उनका कारोबार है फूड से रिलेटेड, उनको लाइसेंस मिल जाएगा। आसानी हो गई है उनको, वो दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, वो रिश्वतें नहीं देनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ जो चेकिंग के हवाले से है, पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मिलावट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा
चीज़ें ऐसी बिकती हैं जो मुज़र सेहत हैं, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें चालान भी मौके पे ही होगा, उसके साथ वीडियो फुटेज उसकी मोबाइल डाटा के ज़रिए अपलोड होगी और उधर ही उसको ई चालान होगा। ये नहीं होगा कि जी हम लैब भेजेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली करप्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। दूसरे केस का रिकॉर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने एक दफ़ा वॉयलेशन की, कोई उसने गलत चीज़ बेची, उसको जुर्माना हुआ, वो रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। तो अगली दफ़ा वो जब जुर्माना उसको होगा तो उसका रिकॉर्ड सामने आएगा। तो अगर वही जुर्म वो दोबारा करता है, तीसरी दफ़ा करता है, तो उसको मजीद एक्स्ट्रा जुर्माना पड़ता जाएगा। ठीक है। खान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है कोई फूड अथॉरिटी के हवाले से? अगर हम देखें, अगर बारहा आप देख रहे हैं कि शिकायत मौसूल हो रही हैं, तो कोई ऐसा भी तो मैकेनिज्म होना चाहिए कि अब आपका लाइसेंस हम कैंसिल करने जा रहे हैं। दूसरा, अवामी शिकायत को किस तरीके से देखा जाएगा? इस ऐप में कुछ ऐसा मामला रखा गया है कि अवाम भी कुछ वीडियोस बना के आपको भेज सकें कि हमने यहाँ पर देखा है कि क्वालिटी बेहतर नहीं है, या फिर हिफ़्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं उनको बालाए ताक नहीं रखा जा रहा? बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कि उसमें मुख्तलिफ नेचर की ऑफेंसेस हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बहुत सीरियस नेचर का ऑफेंस है तो उसमें आपका लाइसेंस उसी वक्त पहली दफ़ा ही कैंसिल हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आप मुख्तलिफ बार बार एक ऑफेंस करते रहें तो उसमें फिर आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, मुकम्मल तौर पे आपका कारोबार बंद किया जा सकता है। जो इसके अलावा आपने बात की कि आवाम शिकायत कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने एक नंबर दिया हुआ है, काफ़ी हमने उसको पब्लिसाइज भी किया है, जिसमें लोग वीडियोस भेज सकते हैं और उसी वक्त उस पर एक्शन लिया जा सकता है, ताकि जो मोस्टली जगहों पे आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में, कहीं दुकानों पे ऐसी चीज़ें बिकती हैं, खुसूसन मैंने अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हुए हैं, जो स्कूलों के करीब जो चीज़ें बिकती हैं, अजीब तरह की मुज़रसियत चीज़ें बिकती है, उस पे खुसूसन हमने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है कि वो चीज़ें कम अज़ कम बिकना बंद हो जाएं और बच्चों की सेहत के साथ ना खेला जाए। बिल्कुल। अच्छा, खान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि फ्यूचर में फूड अथॉरिटी इस हवाले से मज़ीद क्या कुछ काम कर रही होगी? फूड अथॉरिटी का भी मैं आपको बता देता हूं, हमने मोबाइल लैब्स इंपोर्ट की हैं, जो कि इंशाल्लाह दिसंबर में होपफुली काम शुरू कर देंगी। वो पूरी वैन होगी, उसमें पूरा इक्विपमेंट होगा, जो कि जिससे ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि जी हमने लैब में भेजना है, लैब में फिर पता नहीं टेस्ट अच्छा होता है गलत होता है, मौके पे ही टेस्ट होगा, मौके पे ही चालान होगा, ताकि जो चालान करने वाला है उसके ऊपर भी चेक रहे और जो चालान हो रहा है उसके ऊपर भी रहे। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने प्रोविंस में डिजिटल गवर्नेंस का एक प्रोजेक्ट हमने अप्रूव किया है, तकरीबन 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान में पहला है कि पेपरलेस गवर्नमेंट का, डिजिटल गवर्नेंस का, कि सारी हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी ये फाइलें हैं, जितनी भी खतों किताबत है, फाइलें गुम हो जाती हैं, जल जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो हम पूरा सिस्टम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो आवाम की सहूलत के लिए जो मुख्तलिफ, जिस तरह ये आपको कभी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कभी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और इस तरह की चीज़ें 32 डिपार्टमेंट, हमारी सूबाई 32 डिपार्टमेंट हैं, उसके 177 सर्विसेज हैं, 177, जिसको हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह लोगों को लाइनों में लग के, कतारों में, रिश्वतों से इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा। एक आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने काफी पैसा अपने सूबे के हिसाब से काफी ज्यादा है, आजकल दुनिया में ट्रेंड लोगों की IT में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हमने किया यह है कि हमने 8 अरब रुपए अपने सूबाई बजट से रखा है, जिसमें हम आने वाले 1.5 साल में इंशाअल्लाह ताला 1 लाख यूथ को IT की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देंगे। ये सालों की ट्रेनिंग नहीं होगी, ये 3 महीने से लेके 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और जिससे वो एम्प्लॉयबिलिटी उनको नौकरी मिलने में, मतलब कम अज कम लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए उनको सैलरी मिल सकती है। और वो ट्रेनिंग, उसमें खास बात यह है
कि वो ट्रेनिंग नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है उस तरह की नहीं होगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं आतिफ खान साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप फ्रीलांसर्स का जिक्र कर रहे हैं, आप उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रहकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए घर में रहकर भी कमाई कर सकते हैं और अपने खुद से जो है बिजनेस का आगाज भी कर सकते हैं। ई बिजनेस का भी जिक्र कर लें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिकायत बहुत ज़्यादा आती है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। खासतौर पे हम देखते हैं कि यहाँ से जब लोग सियाहत के गरज से भी जा रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि अक्सर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलियात मौजूद नहीं हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, जो बड़े बड़े शहर हैं तो उसमें तो इंटरनेट की सहूलत अच्छी है, बल्कि हमारा यूएसएफ जो एक फ़ंड है, यूनिवर्सल सर्विसेज फ़ंड, सरकारी इदारा है, उसके थ्रू मेरी खुद पर्सनल से मीटिंग्स हुई हैं। उनसे हमने पूरी लिस्ट ली है जो कि अनसर्व्ड एरिया है या अंडर सर्व्ड है। तो उसमें इस साल इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जो एरिया कवर्ड नहीं है वो भी कवर हो जाए। मोस्टली बड़े शहर तो हैं, लेकिन जो आप टूरिस्ट एरियाज की बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली फार फ्लंग एरियाज में है। उसके लिए भी खुसूसन अगर उनके लिए फिजिबल नहीं होता, अगर वो उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो बात आपकी ठीक है कि आजकल तो इंटरनेट के बगैर बच्चे क्या बड़े भी नहीं रह सकते। तो हमने उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हम उन एरियाज पे कोशिश करेंगे जो 2-3, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत दूर दराज इलाके हैं, तो वहाँ पे केबल लगाना वो एक आसान काम नहीं होता, लेकिन कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह वहाँ पे भी इंटरनेट की सहूलत प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल ठीक है आतिफ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़े अच्छे इनिशिएटिव, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ रहे हैं उसका बेहतर और दुरुस्त इस्तेमाल करें तो हम अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाते चले जा रहे हैं। बाकी आप देखें कई सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं कि जो पहले आपको इतनी खारी होती थी, कई महीने लटक जाता था, आपको टाइम नहीं मिलता था, आप घर बैठे कर सकते हैं। हुकूमत की बात करें तो वो अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इससे फिर ये है कि वहाँ के शहरियों के लिए काफ़ी आसानी पैदा हो रही होगी। खैर, हम यहाँ पे आपको ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे स्टार्टअप की, क्योंकि पाकिस्तानी स्टार्टअप के चर्चे अब आलमी मीडिया की जीनत भी बनने लगे और आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2021 के दौरान पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के शोबे में पिछले 6 साल के मुकाबले में ज़्यादा सरमायाकारी आई है। हाँ जी, जिसमें सिंगापुर, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार भी शामिल हैं और गैर मुल्की सरमायाकार रिवायती तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी से डरते रहे हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड, अब ये रुझान तब्दील हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जिसकी वजह हमजा माजी की सिक्योरिटी खदशात भी हैं, कुछ वो भी थे, बिजली की किल्लत थी, नाक़िस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहे हैं, तो ये चीज़ें थी जिनकी वजह से उनको डर था। लेकिन 200 मिलियन की आबादी में से 2/3 30 साल से कम उम्र की है ये तादाद, और ज़्यादातर की अगर बात करें तो ख़रीदारी अब भी नकदी में की जाती है और निस्बतन कम लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं। मगर पिछले 5 सालों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 3 गुना इजाफा देखा गया। हाँ जी, और तकरीबन 110 मिलियन तक ये तादाद हो गई है और अगर यही रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान नए स्टार्टअप्स के लिए दुनिया की बड़ी आवाज़ का बन सकता है। अभी भी हम देख रहे हैं, आपकी हम मुलाकात करवाते रहते हैं ऐसे नौजवानों से जिनसे हम लोगों को मोटिवेशन मिले, आप लोगों को मोटिवेशन मिले और पता लगे कि वो नौजवान कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें इंटरनेशनली पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं, खास तौर पे जो पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स हैं, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है और दिन ब दिन रोज़ बरोज़ ये लोग और इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, तादाद बढ़ रही है हमजा, और जिस तरह से ब्लूमबर्ग भी कह रहा है और वो भी मतलब इन चीज़ों को सराह रहा है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं। हमारे साथ मौजूद है एंटरप्रेन्योर नवीद इफ्तिहार। अस्सलाम वालेकुम। नवीद, बताइएगा पाकिस्तान में जो स्टार्टअप फंडिंग में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, इसकी बेसिक्स रीजंस क्या हैं? जी थैंक यू जी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो है वो बहुत फॉरेन फंडिंग भी रेज़ की है और उन्होंने वेंचर कैपिटल से जो है वो मनी रेज़ की है। तो ये किसी भी स्टार्टअप या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है कि वो वेंचर फंडिंग रेज़ कर सकें, और वो भी रेप्यूटेबल वेंचर कैपिटलिस्ट से।
उसके अंदर एक ये भी फ़ायदा होता है, जब वो वेंचर कैपिटलिस्ट रिप्यूटेबल होते हैं तो वो अगले जर्नी में भी इनको हेल्प करते हैं और फिर इंटरनेशनली भी बताते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये होने जा रहा है तो जो और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी पाकिस्तान फिर आएंगे। तो लिहाजा दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। जो आपने रीजंस की बात की है, रीजंस देखें, जो लोग अभी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। कुछ तो वो लोग हैं जो खबरों में आ रहे हैं कि जो इन्होंने इतने पैसे रेस किए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ में आ भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी खबरें आ रही हैं, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके इंटरनेशनल बड़े अच्छे कनेक्शंस थे। ये वो लोग थे जो किसी स्टेज पे सिलिकॉन वैली में वहाँ की फर्म्स के साथ वाबस्ता थे और वो फिर किसी स्टेज पे उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान में जाके काम करते हैं। तो ये वो हमारा टैलेंटेड जो है वो डायस्पोरा था, जिनके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी थे, जिनको इंटरनेशनल मार्केट का भी पता था। और दूसरा जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है, जो यहाँ पर मीडियन एज है वो अराउंड 22 ईयर्स है। तो यंग पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान में 50% से पॉपुलेशन 22 ईयर्स से कम है। इट मीन्स कि फ्यूचर में जाके यहाँ पर टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होनी है, यहाँ के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए। तो ये दो रीज़न्स हैं मेरी नज़र में। जहाँ तक तीसरी बात है जो होनी चाहिए थी, वो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे पिछली गवर्नमेंट है चाहे ये वाली गवर्नमेंट है, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी तक ऐसी नहीं हो सकी कि कोई गवर्नमेंट्स इसका क्रेडिट ले सके। ठीक है नवीद इफ्तिखार साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अभी कितनी बेहतरी की ज़रूरत है, इस गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश की है और जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है, क्या हम उसी तरीके से पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं या अभी तक वैसी पॉलिसीज़ नहीं बन पा रही हैं? जी, ये जो है ना मेरा देखें, थोड़ी सी चीज़ें जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने जो है वो रिलेटिवली कुछ चीज़ें बेहतर की और स्टार्टअप्स को इनकरेज किया, वेंचर कैपिटलिस्ट को इनकरेज किया। लेकिन जहाँ तक हमारे दो इदारे हैं उसमें एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और दूसरा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सबसे बड़ा इशू जो है वो पाकिस्तान में, अच्छा मैं आपको एक मज़े वाली बात बताता हूँ, ये जितने लोगों ने बाहर से पैसे रेस किए हैं, मोस्ट लाइकली, आई एम नॉट श्योर, मैं उसको कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन ये मोस्ट लाइकली ये सारे पैसे पाकिस्तान के अंदर नहीं आए। अभी जो वेंचर कैपिटलिस्ट जब पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं तो वो इनको कहते हैं कि अपना अकाउंट जो है वो बाहर कहीं ओपन करें, किसी कंट्री में, सिंगापुर में करें, दुबई में करें, अमेरिका में करें, कि दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम, दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान पॉलिसीज। तो ये लोग फिर बाद में जितने पैसे सैलरीज के लिए चाहिए वो कुछ ले आएंगे, लेकिन एक बड़ी अमाउंट पाकिस्तान से बाहर रहेगी। उसकी रीज़न हमारा पेमेंट सिस्टम है कि यहाँ से पैसे बाहर भेजना जो है ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नवीद इफ्तिखार साहब, साथ ही हमें ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह से आप ये बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों से बात करते हैं, वो भी यही शिकवा कर रहे होते हैं कि अभी तो हम फ्लरिश करने के दिन हैं, अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे ऊपर अभी से अगर टैक्स की पाबंदियां लगा दी जाएंगी तो वो भी शायद दुरुस्त नहीं होगा, फिर हमें उस तरह से सहूलियात नहीं मिल रही होती हैं, हम बैंक्स में जाके अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बताते हुए शायद हमें ऐसे कुछ कागजात नहीं मिल रहे होते कि हम बैंक्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो उसके लिए हमारे बैंक्स को भी क्या समझना होगा कि अब दुनिया किस तरफ जा रही है, तो हमें भी थोड़ी सी लीनियंसी दिखानी होगी। जी बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छी आपने बात की, ये फ्रीलांसर्स के इश्यूज हैं। वो फ्रीलांसर्स जो यहाँ पाकिस्तान बैठ के जो है वो बाहर काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे जानने वाले कई ऐसे फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि जैसे उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो यूएस में किसी कंपनी के साथ है, लेकिन जब वो बैंक गए तो बैंक ने कहा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट किधर है, तो हमें तो पाकिस्तान का एड्रेस चाहिए कंपनी का। तो अब वो कंपनी जब बाहर की है वो पाकिस्तान का कहाँ से एड्रेस लाए। इसी तरह जो है वो अभी रिसेंटली एक और रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आया हुआ है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो रेवोल्यूशन ये है कि अभी घर बैठ के ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारी बिजनेसेस कर रही हैं, और वो होम बेस्ड जो बिजनेसेस विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बड़े बड़े अच्छे काम कर रही हैं, और वो टेक्नोलॉजी की उनको अगर एक्सेस मिले, उनको बैंकिंग की सहूलत मिले, तो उसके नतीजे में अभी मैं आपको जस्ट बताऊं कि हम 28 नवंबर को इस्लामाबाद में एक ऐसी विमेन का फेस्टिवल मैं करवाने जा रहा हूं। 100 के करीब होम बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स आएंगी, और वो जब हमने एडवर्टाइज किया तो सैकड़ों की तादाद में खवातीन आ गई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पेजेस शेयर किए, फेसबुक के शेयर किए,
तो ये टेक्नोलॉजी जो है दिस इज़ द फ्यूचर। तो जितना इंटरनेट की एक्सेस बेहतर बनाएंगे, बैंकिंग सर्विसेज बेहतर बनाएंगे, ये होम बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी फ्लोरिश करेंगी, इंटरनेशनल जो फ्रीलांसर्स काम करते हैं वो भी फ्लोरिश करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ये और तमाम शोबे जो वो फ्लोरिश भी करेंगे। लेकिन नवीद साहब ये बताइएगा कि स्टार्टअप कल्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो कितना रोल प्ले कर रही होती हैं, और फिर फंडिंग के लिए नौजवानों को क्या रास्ते अपनाने चाहिए? देखिए ये जो है ना यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त भी हमारे जो है ना वो अर्ली 20th सेंचुरी के मॉडल पे चल रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स के जो इंसेंटिव सिस्टम्स हैं वो अलाइंड है, रिसर्च पेपर पब्लिश करें और अपनी प्रमोशन लें। प्रोफेसर्स के ये इंसेंटिव नहीं है कि वो टीचिंग अच्छी करें, और टीचिंग अच्छी करने के साथ साथ एप्लीकेबल जो है वो प्रैक्टिकल रिसर्च जो है वो प्रोड्यूस करें। ठीक है। तो वो उनके इंसेंटिव्स अलाइन करने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनके पास बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, सिर्फ इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि उनको ऐसे फंडिंग के मौके दिए जाएं। ये कामयाब जवान प्रोग्राम जो है अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इसकी डिटेल्स ज़्यादा आनी स्टार्ट होंगी, बट बहुत सारे लोग इसको पोलिटिकल एजेंडा भी कहते हैं, बट इवन देन आई थिंक दिस इज़ गुड इन अ वे कि यू आर डायरेक्टली रिवॉर्डिंग द यूथ। तो वो ऐसे प्रोग्राम्स भी आने चाहिए जहाँ पे आप छोटी छोटी फंडिंग दे सकें, और आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी दें, आप और भी नौजवानों को दें। लेकिन फंडिंग से ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, और उसके अंदर जो बड़ा निज़ाम चेंज होने वाला है पाकिस्तान का वो बैंकिंग का सिस्टम है और टैक्स का सिस्टम है। अगर ये दो चेंज हो जाएं तो पाकिस्तान में फंडिंग का भी कोई इशू नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। नवीद इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और ये बड़ी शायद जो है बातें हैं कि पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है कि स्टार्टअप कल्चर जो है यहाँ पर परवान चढ़ रहा है, नौजवान और बड़ी तादाद। अगर आप मीडियन की बात करें, जिस तरह से नवीद इफ्तिखार साहब बात करते, 22 साल उम्र बनती है कि जो नौजवान बिल्कुल हमजा कि एक आप अर्ली एज में आप इतना मतलब अगर अपने आप को इतना स्टेबल कर लेंगे तो फिर वो ये है कि उनका फ्यूचर भी सिक्योर होगा, और फिर जो चीज़ें वो भी बेहतर होंगी। हमारी जो इकॉनमी है उसको भी बहुत ज़्यादा सहारा मिल रहा होगा। और दूसरा ये कि ख़वातीन की बड़ी तादाद उन्होंने कहा कि इसमें आ रही है, तो ख़वातीन के लिए खास तौर पर उन्होंने कहा कि वो फ्लोरिश करेंगे। और सबसे आम चीज़ ये है कि हमारे नौजवानों को डिग्रियां थाम के दफ्तरों के जंगलों में फिरने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी ना, तो वो फिर खुद से नौकरियां क्रिएट भी कर रहे होंगे। और बहुत अच्छी बात इकरा जो मैं देख रहा हूँ, हम लोग बात भी करते हैं ऐसे नौजवानों से, जब बुलाते हैं उनसे बाद में भी डिस्कशन होती है जो आपके सामने नहीं हो रही होती। वो डिस्कशन में वो ये बता रहे होते हैं कि उनको ये पता है कि घरों के मसाइल क्या हैं, घर कितने पैसों में नहीं चलता, तो वो लोग जो नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं उसमें वो अच्छा पे भी कर रहे हैं जिन लोगों को कर रहे हैं, ताकि उनको ये पता है कि यार हम लोग कितनी मुश्किल में थे, तो अब हम लोगों को पता है कि इन लोगों की भी मुश्किलात हल नहीं होंगी। अगर एक बंदे को पेट के लाले ही पड़े रहेंगे तो वो बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता, और वो जॉब अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारी सूरत हाल है। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद इनमें बेहतरी भी आए और आसानियाँ भी हों, ख़ासतौर पर जो लोग ये काम कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप जो है 2022 के मुकाबले का वक्त आन पहुँचा, और प्रोजेक्ट जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 15 जनवरी दे दी गई है। जी देखते हैं पाकिस्तान से इस बार कौन से होनहार और खुशनसीब तलबा हैं, कौन सी टीम है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इमेजिन कप ट्रॉफी के साथ $1 लाख की खती रकम जीत कर मुल्क का नाम रोशन करती है। अगर हम गुज़श्ता साल की बात करें इकरा, तो मकामी सतह पर प्रोजेक्ट जमा कराने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। क्या बात है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान इस लिहाज से तीसरे नंबर पर है। लेकिन हम अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब जो है इस दफ़ा जो है वो और बेहतर पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन कोरोना की वबा के बावजूद 600 से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो एंट्रीज़ हुई हैं, और पाकिस्तान के बहुत से दूर दराज और पसमानदा इलाकों से भी तलबा और तालिबात आगे आए और हमजा और अपने प्रोजेक्ट जमा कराए उन्होंने। जी गुज़श्ता साल कौमी सतह पर 2 फाइनलिस्ट टीम्स को $1 लाख की नकद रकम और $1000 जो है वो क्रेडिट की शक्ल में दिए गए थे। और इस साल इमेजिन कप किस स्केल पर हो रहा है, तलबा तलबात की क्या तैयारी है, इनाम में क्या कुछ मिलने जा रहा है, इसी पर हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सद इस वक्त मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर सदफ रुबाब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस हवाले से हमें बताइएगा कि आप इमेजिन कप जो है उसके मुकाबलों को जज की हैसियत से मॉनिटर भी करती रही हैं, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। एकेडेमिया में इमेजिन कप का क्या इम्पैक्ट देखा है आपने? जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रिया अदा करूँगी चैनल 92 का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ दावत दी प्रेजेंट करने के लिए इमेजिन कप 2022। मैं पिछले कुछ अरसे से माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप के साथ बतौर जज काम कर रही हूँ। मैंने जो
अपने तजिए से और अपने एक्सपीरियंस से देखा है, स्टूडेंट्स हमारे बहुत मेहनती हैं, दे आर टैलेंटेड, इफ़ दे लैक इन सम टेक्नोलॉजीज दे वर्क हार्ड एंड एडवांस विद द कॉन्सेप्ट्स। तो मेरी बज़ात फैकल्टी एट नस्ट ये राय है कि अगर स्टूडेंट्स को हम ये मौके फराहम करें, लाइक डिफरेंट सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन्स, डिफरेंट समिट्स एंड वर्कशॉप्स आर प्रोवाइडेड, तो ये ज़्यादा बेहतर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दे कैन वर्क अराउंड, दे लुक अराउंड के बाकी यूनिवर्सिटीज़ में या बाकी जो लोग हैं इंडस्ट्री में वो किस तरह से काम कर रहे हैं, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ देयर वर्क एंड वेयर दे नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स। तो मेरा ख्याल है कि इमेजिन कप 2022 जैसे और भी सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन्स को मुनक्किद किया जाना चाहिए, और इसकी रसाई ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में रहे बल्कि इसको कॉलेजेस और स्कूल लेवल पे भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जो प्रोजेक्ट्स के मेयार के हवाले से अगर हम आपसे पूछें तो कौन से पहलू ऐसे थे जिनको जो तारीफ़ के काबिल थे, और कहाँ पर आप देखती हैं कि अभी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखिए जैसे पिछले कुछ अर्सा हमारे पास हम फिज़िकल सेशंस भी करते रहे, लेकिन लास्ट ईयर जैसे आपने देखा कि कोविड-19 पेंडेमिक दैट हैज़ हिट एवरी अदर सेक्टर इन द मार्केट। तो उसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी थी और जो स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन थी वो काफ़ी हद तक खुल के सामने आई, काफ़ी बड़ी। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के इंटरेक्शन से पिछले कुछ अरसे में सामने आते थे, उसके मुकाबले में जो हमारे लास्ट ईयर प्रोजेक्ट सामने आए थे उनकी क्वालिटी तकरीबन वही थी, लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई थी। और जब हमने उन स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया तो एज अ जज मुझे ये समझ में आई कि ये स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुद मेहनत की है बल्कि अपने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और फैकल्टी की सुपरविजन में कुछ अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इमेजिन कप 2022 या इससे पिछले कबल जो मुनक्किद हुए हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ मार्केट तक पहुंचाए जाएं बल्कि इनको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए। ठीक है, ये भी बताइएगा कि टेक्नोलॉजी मुकाबलों की इस फ़ज़ा में आप HEC और माइक्रोसॉफ्ट की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कितना क्रेडिट देंगे? इमेजिन कप तो मेरा ख्याल है पिछले 19-20 साल से मुनक्किद हो रहा है। HEC इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर पिछले 8 साल से है। ये एक बड़ी अच्छी काविश है जहाँ पे HEC ना सिर्फ स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ लर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, गिटहब इज़ देयर, दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑनलाइन। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मौजूद हैं स्टूडेंट्स के लिए। दे कैन कम, they can be guided by the mentors, by the previous winners and who have participated previously in the Microsoft Imagine Cup. उनके साथ उनके इंटरेक्शंस के भी मौके मिलेंगे। इसी तरह पिछले साल इमेजिन कप ने तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज़ तक रसाई हासिल की थी। वो HEC के ताउन के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है। HEC एक वो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ग्रेविटी है जिसकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स तक हमसे ज़्यादा बेहतर रसाई मौजूद। ठीक है डॉक्टर, हम बात करें गुज़श्ता साल की तो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी से भी मुतादिद प्रोजेक्ट्स आए। वहाँ के नौजवानों की अगर बात करें तो खुसूसन लड़कियों की अप्रोच को आपने कैसे पाया? जी बिल्कुल, मैंने बल्कि लास्ट टाइम एज अ जज भी इस चीज़ को बड़ा इनकरेज किया था कि पहले ये होता था कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मेन सेक्टर से, मेन रीजन से हमारे पास प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी, सबमिशन ज़्यादा होती थी। लेकिन लास्ट ईयर कोविड था, आई थिंक उसने काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हमारे स्टूडेंट्स को। एक तो वो वर्चुअल था, लोगों को फिज़िकली आने की ज़रूरत नहीं रही थी। इस साल भी हम कुछ एक्टिविटीज़ वर्चुअल ही रखेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल भी हमारी जो सबमिशंस है ख़ास तौर पे NWFP, फाटा और बलूचिस्तान जैसे एरियाज से, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट कि यहाँ से हमारे पास क्वांटिटी सबमिशन ज़्यादा होनी चाहिए। सो दिस ईयर आई विल मोर बी फोकस्ड ऑन नॉट ओनली द क्वांटिटी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दीज एरियाज़ बट ऑल्सो ऑन द क्वालिटी, बिकॉज इन एरियाज़ में लास्ट ईयर काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन के साथ प्रोजेक्ट्स किए गए, और उसमें जो इनकरेजिंग एस्पेक्ट मैंने देखा उसमें ज़्यादातर फ़ीमेल स्टूडेंट्स मौजूद थी। और वो फीमेल स्टूडेंट्स भी जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया तो मेरी नॉलेज में यह आया कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड रह के अपने स्टूडेंट्स, अपनी फैकल्टी के साथ, अपने सीनियर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बल्कि उसमें से काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जो कि रीजनल लेवल पे सिलेक्ट भी हुए। अच्छा डॉक्टर सदफ, आखिर में हमें बताइएगा कि इमेजिन कप जैसे मुकाबले नौजवानों के लिए मुलाजमतें ढूंढने और बाद की अगर हम बात करें उन्हें अच्छी तरह निभाने में किस तरह मुफीद साबित हो सकते हैं?
ये बतौर ख़ास सीवी पे आपको हाईलाइट ज़रूर कर देते हैं, पर जो मैं इसका एस्पेक्ट देखती हूँ, मेरा ख्याल है कि उसमें हमें फोकस ये रखना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स कौन सी स्किल्स सीख रहे हैं। जैसे कि अभी क्लाउड, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी का दौर है, तो हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को अगर प्रमोट करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स इनमें बेहतर काम करके दिखाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे एज अ बिज़नेस, तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी फर्दर कैरियर डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बहुत मेहनत के साथ लेके आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बट व्हेन दे एक्चुअली स्टेप इनटू द मार्केट, दे सी कि जिनका एक्सपोजर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में रहा होता है, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी स्किल लेवल काफ़ी इम्प्रूव्ड होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में बैठे हुए एज अ फैकल्टी मेंबर आई कैन टेल यू कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो सब इंफॉर्मेशन शायद फ्लोट नहीं कर सकते जो मार्केट में होती है, बिकॉज वी आर सम हाउ बाउंड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसके हवाले से हम वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, वो वर्कशॉप्स भी आपकी सीवी पे रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको एक पॉजिटिव एलिमेंट रखना चाहिए अपनी सीवी में, एंड दे आर एक्चुअली more appreciated when you appear for any interview and when you actually step into the ठीक है सदफ रुबाब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और इमेजिन कप के हवाले से वो हमें बता रही थी, खासतौर पे बलूचिस्तान की जो तालिबात हैं उनके हवाले से जो उन्होंने बात बताई वो खासी खुशाइंद है। बिल्कुल, और लड़कियों को हमजा इस तरह से आगे आना भी चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर एक टाइम था कि लड़कियाँ उस तरह से आगे नहीं आई थी, लेकिन अब जिस तरह से इस तरह के मुकाबले हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ की लड़कियों में इतना ज़्यादा पैशन भी है और वो इतनी कॉन्फिडेंट भी हैं, और फिर जब वो आगे आती हैं और फिर इनामात भी जीती हैं तो वो काबिल तारीफ बात है। मौके मिलने की बात है, जब मौके मुयस्सर होते हैं तो बच्चे सामने आ ही रहे होते हैं काबिल। हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे, वैसे तो हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी हैं ना, मतलब रेलगाड़ी सबसे पहले हमने जो सुनी थी वो थी फार्मूला खैर मैं वो वाली गाड़ियों की नहीं बात कर रहा, वो दूसरी हम गाड़ियां देखते रहे हैं ना, तो वो और बचपन में भी हम कई गाड़ियां लेने का हमारा ख्वाब होता था कि जी कि इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए। जवानी में खैर वो ख्वाब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर वो पूरे ना हो रहे हों, पूरे हो रहे हों तो फिर भी आप कोशिश करते हैं, लेकिन मुनफरिद गाड़ी और सबसे बेहतरीन गाड़ी कौन सी है वो हमें अब पता लग रहा है। बिल्कुल, हमें पता लगा है और हमें बताया गया है कि, और इसमें कोई शक भी नहीं है हमजा कि ये सबसे बेहतरीन गाड़ी है। किताब की अगर हम बात कर लें तो एक बड़ी ही ज़बरदस्त किताब गाड़ी जो है वो मुतारिफ़ कराई है, और किताब की हम बात करें तो सबसे बेहतरीन दोस्त किताब भी होती है, लेकिन हम अपनी अगर नौजवान नस्ल की बात करें तो किताबों से दूर होती जा रही है। बच्चों की अगर बात करें तो वो ख़ास तौर पर उनमें ये रुझान अब नहीं है, ख़ास तौर पर जब इंटरनेट की हम बात करते हैं तो इंटरनेट के दौर में ज़्यादातर अगर रीडिंग्स करनी भी हो बच्चों ने तो वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं, बुक रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। और सवाल ये है कि इंटरनेट के ज़रिए हम कितनी रीडिंग कर रहे होते हैं और कितना अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, ये हम सब जानते हैं, एक दूसरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल और आईपैड अब बच्चों को बआसानी मुयस्सर हो चुके हैं और काम के बहाने अब ज़्यादातर वक्त इंटरनेट सर्फिंग करते ही गुजर जाता है, और बच्चों में मुताले की आदत को परवान चढ़ाने के लिए इदारा तालीम व आगही ने एक नए मिशन का आगाज़ किया है, और ये एक नई गाड़ी है जो जिसका हम जिक्र आज बिल्कुल ऐसे ही है, और जिसका मकसद ये है कि बच्चों को किताबों और मुताले से मोहब्बत करने की तरगीब दी जाए, और इस मकसद के तहत किताब गाड़ी का एक मुनफरिद सा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है। मोबाइल रिक्शा गाड़ी में 16 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों और असातिज़ा के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 500 से किताबें रखी गई हैं, और इस प्रोजेक्ट का टारगेट स्कूल जाने वाले बच्चों के अलावा वो बच्चे भी शामिल हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे होते हमजा। और इस काविश का मकसद बच्चों में पढ़ने का शौक़ पैदा करना है, और वो बच्चे जो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास ये सारे गैजेट्स कहाँ से आएंगे कि जहाँ से वो पढ़ रहे होंगे, तो जब वो ख़रीदने की सकत नहीं रखते हैं तो उनको ये किताबें मुहैया करना यकीनी तौर पर एक बड़ा बेहतरीन और खैर का काम है। मोबाइल लाइब्रेरी की सहूलत भी होगी बच्चों के लिए, ऐसे ही है, और ये आराम से किताबें भी पढ़ सकते हैं। तो एक मुनफरिद सा उछूता सा ये आइडिया है, इसी पर हम बात करेंगे। सारिश फारूक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सारिश, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमें बताइएगा ये किताब गाड़ी का ख्याल जहन में कैसे आया, किस वक्त इसका आगाज़ किया गया, इसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सो किताब गाड़ी इदारा तालीम व आगाही जो एक प्रोग्राम है, चिल्ड्रंस लर्निंग फेस्टिवल, उसका एक प्रोग्राम है, तो किताब गाड़ी उसका एक इनिशिएटिव है।
किताब गाड़ी का मकसद ये था कि हम लोग देख रहे थे कि जिस तरह हम लोगों की एक रिपोर्ट आती है एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट असर के नाम से, जिसमें हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लर्निंग लेवल्स देखे कि बच्चों को तो रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि आप लोग स्कूल्स में देखते हैं कि बच्चों को टेक्स्ट बुक्स पे लगाया जाता है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पढ़नी है, जो आप लोगों का निसाब है बस उसको कवर करना है। तो इसका आइडिया ये था कि हम लोग चाहते थे कि बच्चे रीडिंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक से हट के कुछ पढ़ें। सो आपको पता है कि हर स्कूल में या हमारी सोसाइटीज़ में आजकल लाइब्रेरी की या किताबों की कोई इतनी ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो किताब गाड़ी का मकसद ये था कि हम लोगों ने ये आइडिया सोचा कि हम लोग क्यों ना एक रिक्शे को, क्योंकि रिक्शा हर गली मोहल्ले हर जगह जा सकता है, तो क्यों ना हम एक रिक्शे को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करें। तो हम लोगों ने फिर एक रिक्शे को लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया और उसमें हम लोगों ने 400 से 500 किताबें हर मौजू पे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, 3 साल से लेके 16-17 साल तक के बच्चे के लिए हर किस्म की हम लोगों ने उसमें किताबें भरी। ठीक है। फिर हम लोगों ने उसके अंदर ना सिर्फ किताबें थी बल्कि हम लोगों ने एक स्क्रीन लगाई LCD, जिसको हम लोग कहते थे कि ये एक सिनेमा घर टाइप एक्ट करेगी कि उसमें हम लोग बच्चों के लिए डिफरेंट डिजिटल स्टोरीज चलाएंगे। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सरिश, हमें ये भी बताइएगा कि इनिशियली आपने एक गाड़ी से स्टार्ट किया है और फ्यूचर के क्या प्लान है, इसको मजीद भी बढ़ाया जाएगा और कौन कौन से इलाकों में ये गाड़ी जाती है? अच्छा, 2019 में हम लोगों ने जो पहली हमारी किताब गाड़ी का लॉन्च हुआ था वो लाहौर में हुआ था। अच्छा। और हम लोग वो एक हम देखना चाह रहे थे कि हमें रिस्पांस किस तरह से मिलता है, लेकिन उसमें हमें रिस्पांस इतना कोई ज़बरदस्त मिला। और ख़ास तौर पर जब कोरोना आया, कोविड के दौर में जब स्कूल्स बंद हो गए, तो ये किताब गाड़ी लाहौर के हर गली मोहल्ले, पार्क, स्कूल, जहाँ मतलब हर कोई हमें बुलाता था कि आप इधर आएँ, इधर आएँ, इधर आएँ, हर जगह ये गई। तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि ना सिर्फ इसमें हम लोगों ने किताबें भरी हैं, हम लोगों ने बल्कि इसमें बोर्ड गेम्स रखे हैं, जैसा स्क्रैबल हो गई, चेस हो गई, लूडो हो गई, कि बच्चों की हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को भी उजागर करना चाहते हैं। एक तो फाउंडेशन लर्निंग स्ट्रेंथन हो ही रही है, लेकिन साथ में क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, ताकि क्योंकि बच्चे चेस खेलेंगे तो वो सोचेंगे अच्छा अब क्या करना है, अब कौन सी चाल है, लूडो खेलेंगे या स्क्रैबल खेलेंगे, वर्ड्स बनाएंगे खुद। तो अच्छा, इसके बाद हमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। कोविड के दौरान में जब बच्चों के स्कूल बंद हुए हुए थे तो बच्चे बहुत बेताबी से इस गाड़ी का इंतज़ार करते थे कि कब ये गाड़ी आएगी। तो हम लोगों ने लाहौर के तो हम हर मोहल्ले और हर गली में जा चुके हैं। अच्छा। और कराची में हमें कोई 3 हफ्ते हो गए हैं और कराची में हमारा तो प्लान यही है कि हमें तो हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से उन लोगों ने बुला लिया कि आपने यहाँ भी आना है, चाहे वो कुरंगी हो, चाहे वो मलीर हो, चाहे वो लियारी हो, हर जगह से, औरंगी हो, तो हमें हर जगह से दावत आ चुकी है। तो हम लोगों का प्लान ये होता है कि हम हर हफ्ते एक डिस्ट्रिक्ट को देंगे और फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मूव करेंगे। ठीक है। ये भी सरिश में बताइएगा कितनी देर ये गाड़ी स्टे करती है, फिर आप किताब इसमें से लेके रख सकते हैं, फिर गाड़ी दोबारा है तो वापस भी कर सकते हैं, इस तरह की भी कोई सहूलत मुतारिफ कर, जिस तरह से लाइब्रेरी है उस तरह की सहूलियात मुतारिफ करवाने का भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल, ये एक किताब मतलब लाइब्रेरी ऑन व्हील्स ही है कि लाइब्रेरी है जिस तरह हम लोगों का एक लाइब्रेरी का पीरियड होता था, बच्चे लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ बैठ के किताब पढ़ते थे, फिर किताब घर ले जाते थे, फिर वापस कर देते थे। सेम ये इसी तरह से है कि बच्चे आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो उनको पसंद आती है वो घर ले जाते हैं उनके। अच्छा, हमें ये भी रिस्पॉन्स मिलता है कि हमारे बहन भाई भी पढ़ रहे हैं, हमारे घर में अम्मी भी पढ़ रही हैं, तो बच्चे ले जाते हैं, 1 हफ्ते के लिए लेकर जाते हैं, फिर वापस कर देते हैं। इस तरह से होता है। अच्छा, सो हमारा सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चे वहां जाके किताबें पढ़ते हैं, एक हमारी टीम में से कोई ना कोई लाजमी किताब गाड़ी के साथ मौजूद होता है जो बच्चों को कहानी पढ़ के सुनाता है। मतलब एक कहानी के तरीके से, एक एक्ट करके, बिल्कुल स्टोरी टेलिंग होती है। तो वो उस तरह से बच्चों को कहानी पढ़ के सुनाते हैं ताकि बच्चे को मतलब इंटरेस्ट पैदा हो। फिर वर्कशीट्स हम लोगों ने बनाई होती हैं कि बच्चा कहानी सुनता है, उसके बाद कहते हैं अच्छा भाई अब आपने कहानी से क्या सीखा, इस वर्कशीट को सॉल्व करें। तो मुख्तलिफ किस्म की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे ऑरिगेमी करते हैं, कागज के साथ डिफरेंट चीजें बनाते हैं। तो सिर्फ ये एक लाइब्रेरी या किताबों वाली चीज नहीं है कि बच्चों ने आके पढ़ना है, बल्कि और भी मुख्तलिफ चीजें हैं। जबरदस्त। अच्छा सरिश, ये बताइएगा जिस तरह से, क्योंकि हम देखें कि रुझान तो बहुत कम हो गया ना बुक रीडिंग का, लेकिन अब जिस तरह से इस तरह के इनिशिएटिव आप लोगों ने भी लिए, आपके इदारे ने भी लिए हैं, तो अब अगर हमने बुक रीडिंग को मजीद हम लोगों ने करना है तो इसमें हमें क्या इक़दाम करने होंगे मजीद भी?
आई थिंक यही तरीका है कि जिस तरह बीच में एक टाइम आया था जब वाकई रीडिंग की हैबिट या इस तरह से पढ़ने लिखने का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया था। बस वही एक बड़े बड़े स्कूल्स में भी बस यही था कि आप बच्चे जाते थे, पढ़ते थे और वही उनको एक साल का वो दिया हुआ होता था कि ये करना है और दैट्स इट। तो बच्चों की इवन किताबें भी आना कम हो गई थी बहुत। लेकिन अब मैं पिछले कई सालों से ये देख रही हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की ये जो चीज़ें हैं, जैसे अगर मोबाइल लाइब्रेरीज आ रही हैं या कोई भी इसी तरह के चिल्ड्रन लर्निंग फेस्टिवल होते हैं बच्चों के लिए, तो आई थिंक इस वजह से बच्चों के जो अब की जनरेशन आ रही है उनमें पढ़ने का काफ़ी रुझान हो गया है। बच्चे खुद ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि बच्चे खुद लिखते भी हैं और इसी किताब गाड़ी के दौरान हमें कुछ बच्चे अपनी कहानियाँ भी लिख के देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही हैरत अंगेज बात होती है कि बच्चे अपनी कहानियां भी लिख के दे रहे होते हैं, क्योंकि पहले बच्चे सुनते हैं और उसके बाद उनमें वो लिखने का भी शौक पैदा होता है। तो यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और आई थिंक इसी तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव से आई थिंक वही दौर दोबारा वापस आएगा कि बच्चे पढ़ने लगेंगे, रीडिंग करने लगेंगे और इंशाल्लाह अपनी कहानियां और किताबें भी लिखेंगे। किताब दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सारिश हमें ये भी बता दीजिएगा कि जब ये किताब गाड़ी गुजर रही होती है तो अब ऐसा भी हो रहा है कि लोग मोहल्लों में देख रहे हैं कि अच्छा हमारे मोहल्ले में आई है, हमारे घर में किताबें मौजूद हैं तो हम इनको डोनेट कर दें, ऐसा होना शुरू हो गया है? या फिर आप चाह भी रही हैं कि इस तरह होना तो चाहिए कि घरों में ऐसी कई किताबें हैं, कई रैक्स हैं, कई लाइब्रेरीज़ हैं जो बुज़ुर्गों की थी लेकिन बाद में हमने पढ़ना छोड़ दिया था, तो उसको डोनेट भी किया जा सकता है इसमें? अच्छा, अभी जब मोहल्लों में जाती है तो मोहल्लों की तरफ से तो डोनेशन अभी ऐसा इतनी नहीं आई है, लेकिन उस तरह से नहीं आई। लेकिन काफ़ी सारे पब्लिशर्स हैं जो कि हैप्पीली हमें अपनी किताबें डोनेट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारी किताबों को किताब गाड़ी में रखें। तो काफ़ी बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, कोई लोकल पब्लिशर्स हैं जो कि अपनी किताबें हमें डोनेट करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, प्लीज़। सरिश हमें ये बताइएगा, जैसे आपने लाहौर की बात की, कराची की बात की, अब मज़ीद भी शहरों में इसको वसअत दीजिए कि किताब गाड़ी हम देखेंगे पाकिस्तान के हमें हर शहर में नज़र आ रही होगी, ऐसे प्लान्स भी हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। हम लोग तो बस यही रिस्पांस देखना चाह रहे थे कि रिस्पांस तो हमें इतना अमेजिंग मिला है और आपको पता है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर एक किताब गाड़ी से कुछ भी नहीं होगा और हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे आके मिलें और इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दें कि हम लोग चाहते हैं कि ये हर शहर में एटलीस्ट हर शहर में एक किताब गाड़ी तो होनी चाहिए और हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि हम हर शहर में एटलीस्ट बड़े शहरों में इस किताब गाड़ी को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, इसके लिए तो हमें बाकी लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, उनको अपने साथ जोड़ना होगा। तो कैसे लोग जो चाह रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ सकते हैं और इस किताब गाड़ी में अपनी भी किताब गाड़ी आपके साथ शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, किताब गाड़ी हम लोग तो मतलब ओपन है डोनेशंस के लिए कि अगर कोई किताबें डोनेट करना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़ डोनेट करना चाह रहे हैं या हमारे साथ मिलके कुछ करना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.childrensliteraturefestival.com। आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जिस तरह से भी होगा, किसी ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करनी है या किसी भी तरह हमारे साथ हाथ मिलाना है, हम लोग तो हैप्पीली सबको वेलकम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सारिश। आप सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी, बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है और ये चीज़ें अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं कि जब मतलब अब किताब पढ़ने का दौर तो ऐसी लग रहा है जैसे ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन इसको फिर से जिंदा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव से तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों की जो है ना दोबारा से हम लोग उसकी तरफ जा रहे होंगे और दोबारा से बुक रीडिंग हम देखेंगे कि रुझान वैसे ही होगा जिस तरह से हम पहले देख रहे होते थे। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे। IMF ने पाकिस्तान से अगली डील के लिए 5 मुतालबात कर दिए हैं और वो कहा कि उन्होंने अगर ये पूरे करेंगे तो फिर हम आपको मतलब जो आगे हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन जिनमें अगर हम देखें 5 वो शराइत हैं, टैक्स छूट है, उसका खात्मा हो, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी भी शामिल है इन चीज़ों। हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जी कि IMF के साथ जल्द हमारी डील तो हो जाएगी। उनका कहना था कि IMF का बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा पहले ही पूरा कर चुके हैं, टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल हम तैयार कर चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुशीर बराए ख़ज़ाना शौकत तरीन ने यह भी कहा कि वफाकी वज़ारत कानून जो है वो कानूनी बिलों के मुसवदे को ख़त्मी शक्ल दे रही है, जबकि करेंसी रेट और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक का दायरा कार है, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल ऐसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर शारिक बोरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। IMF की ये 5 शराइत की वजह से हम देखें कि IMF से मुआहदा अभी तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मुतालबात को किसी तरह से पूरा भी कर लिया जाए और इन शराइत को मान लिया जाए। टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करना, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा है, इन शराइत को तस्लीम करना हुकूमत के लिए आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त कितना मुश्किल है? क्या इसी वजह से ताख़ीर हो रही है?
गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IMF के जितने मुतालबात कल शौकत तरीन साहब ने बताए और जो हम इन लास्ट 2 मंथ्स हम पढ़ते आ रहे हैं अखबारात में, वो बेसिकली गवर्नेंस से ताल्लुक़ है उनका, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी की गवर्नेंस है उससे ताल्लुक़ है। तो देखना ये है कि क्या ये सिर्फ हम लोग इमोशनली IMF की इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये बैनुल मुल्क का दबाव है, वो हमको अपना पॉलिटिकल स्लेव रखना चाहते हैं, या वाकई ही हमारी कुछ कोताही है जो हमको विदाउट IMF आस्किंग उसके मुतालबे के बगैर ही हमको कर लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, और जितनी हमारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशंस हैं उनका ये ख्याल है कि हमारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान में इकॉनमी के, चाहे उसका ताल्लुक इन्फ्लेशन से है, चाहे उसका ताल्लुक जो IMF का डिले हो रहा है, हमारा एग्रीमेंट साइन होना उससे उसका ताल्लुक है, उसकी वजूहात में 90% से ज़्यादा वजूहात जो हैं वो हमारी गवर्नेंस की हैं। मसलन ये कि अगर हमने कोई लेजिस्लेशन ऐसी करनी है, कोई कानून साजी ऐसी करनी है जो कि IMF हमको बता रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी गवर्नेंस के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर है, तो वो हमने क्यों नहीं की। हर हुकूमत को यही चैलेंज होता है, और फिर वो उसकी एक पॉलिटिकल साख जो है वो भी ख़राब हो रही होती है कि लोग और आवाम में ये तासुर फैलता है कि शायद हम IMF से कोई डिक्टेशन ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो IMF की नेगोशिएशंस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको हमको हमारी मिनिस्ट्रीज़ को ख़ुद कर लेना चाहिए। अब रहा सवाल ये कि क्या IMF की इन कंडीशंस को मानने के बाद हमारे मुल्क में इकॉनमी पर क्या असरात पड़ेंगे, क्या हमारा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, क्या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, ये सारे इश्यूज जो हैं उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक तो देखें होता है। जब इकॉनमी में इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट होता है और जो लेंडर है जिसने आपको पैसे देने हैं उसने अपनी रीपेमेंट को इंश्योर करना है। अब वो इंश्योर कैसे करेगा? वो इंश्योर ऐसे ही करेगा कि वो आपको कहेगा कि आप अपनी बिजली के नर्ख बढ़ाएं, आप अपना पॉलिसी रेट बढ़ाएं। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद आज जो है वो डिस्काउंट रेट में भी कुछ डिस्कशन होगी। अब इसके दो पहलू हैं। अगर तो डिस्काउंट रेट फिर दोबारा से बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं होगा। एक बस इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि मैं कल एक स्टडी देख रहा था जिसमें वियतनाम ने 2015 से लेकर आज 2021 तक अपना पॉलिसी रेट अराउंड 6 to 6.5% रखा है। तो जो स्टेबिलिटी है थ्रू इंटरेस्ट रेट वो भी बहुत काउंट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे मुल्क में जो डिस्काउंट रेट है वो उसकी स्टेबिलिटी बड़ी अनस्टेबल है। वो हर 2 महीने बाद स्पेकुलेशन शुरू होती है, इंडस्ट्री को अपनी कॉस्ट को रीवैल्यूएट करना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास अब ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो अब इंशाल्लाह टेक ऑफ कर रही है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बहुत इंडस्ट्री लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हो रही हैं। तो पॉलिसी रेट को अगर स्टेबल रखेंगे तो इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा वोरा साहब, अगर हम बात करें IMF से जिससे मुज़ाकरात में डिले भी आ रहा है, तो इससे कोई कारोबार या मईशत को नुकसान भी पहुंच रहा है? डायरेक्टली तो मैं समझता हूँ कि अनाउंसमेंट से कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुँच रहा, लेकिन एक ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, जिस तरह आप समझे कि स्टॉक एक्सचेंज में जो प्लेयर्स होते हैं वो अगर हम ये समझते हैं कि वहाँ कोई एक्सप्लॉयटेशन का पहलू है तो वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होता है कि लोगों के बिलियंस डूब जाते हैं, बिलियंस बढ़ जाते हैं। तो IMF की जो अनाउंसमेंट है उससे आपकी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर डेफिनेटली एक चैलेंज ज़रूर आता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे कोई हमारी एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट पे या हमारी दूसरी चीज़ों पर कोई असरअंदाज होता है। लेकिन रुपया मुस्तहकम तो मेरे ख्याल में जो हमारी जो IMF के साथ डील होती है, हमें किस्त मिल रही होती है, तो रुपया मुस्तहकम होता है। जी, रुपया मुस्तहकम होता है इसलिए कि हमको ये एश्योरेंस मिल जाती है कि IMF का जो प्रोग्राम है
वो अब कंटिन्यू करेगा, और जो हमारी रीपेमेंट्स हैं, जो पैसे हमको मिलेंगे थ्रू IMF, और हमने जो अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स, नेक्स्ट पेमेंट्स देनी है, वो हम वक्त पर कर सकेंगे, तो डेफिनेटली उसका ओवरऑल जो दुनिया में हमारी स्टेबिलिटी है करेंसी की, उस पर भी असरअंदाज होता है, और डेफिनेटली अनाउंसमेंट से रुपया जो है वो मुस्तहकम होने में मदद मिलती है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद बोरा साहब बड़ी मतलब साफ गोई से जो है हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बड़ी क्लियर बात कर रहे होते हैं। आपसे एक बात पूछनी है, हम पाकिस्तानी ये समझते हैं, हम डेविल समझते हैं IMF को, लेकिन हकीकी तौर पर हमें डेविल किसको समझना चाहिए? हम तो डेवल अपनी गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट हमारी डेवल है। हमारी पॉलिसी, हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो डेवल है। हम खुद अपने दुश्मन हैं। देखिए, जब तक हम अपने घर को खुद ठीक नहीं करेंगे, और हम में पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क में ऐसे लोग, ऐसे ब्रेन्स, ऐसे थिंक टैंक्स मौजूद हैं जो, और देखें हमारी इकॉनमी का साइज बहुत छोटा है, हमारे पास तो गुर्बत की इंतहा है। हमारे लोगों को 3 वक्त की रोटी चाहिए। अगर हम अपने लोगों को 3 वक्त की रोटी और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए भी प्लानिंग नहीं कर सकते, तो फिर ब्लेम हमको खुद को देना चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक को बुरा भला कहने से मैं समझता हूं कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क डिस्टॉर्ट होती है। वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी रियलिस्टिक, और हमको ये देखना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर सकती थी नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कर सकती थी नहीं कर रही। इसी तरह सूबाई हुकूमतें हैं, वो इकॉनमी के लिए कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? आई थिंक जो रोल है फेडरल मिनिस्ट्रीज़ का, वो भी रीडिफाइन होना चाहिए। फेडरल मिनिस्ट्रीज़ को चाहिए कि वो सूबों के साथ मिलकर इकॉनमी को ठीक करें, इसलिए कि अब हमारी इकॉनमी जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ठीक करनी है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद बोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। एक ना मामला पता क्या है कि हम IMF को, वर्ल्ड बैंक को जिस तरह दूसरे होते हैं कि इन्होंने पता नहीं हमारे साथ क्या कर दिया। अगर आप अपने मोहल्ले के अंदर भी आपको जरूरत पड़ गया ना किसी से कर्ज लेने की, तो आप किसी के पास जाते हैं तो वो पूछता है कि आप पूरा किधर से करेंगे, क्या मुझे वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो भी बड़ी सख्त शराइत रख रहे होते हैं। तो जब हमारी हालत ये होती है कि हमें चाहिए हो रहा होता है, तो उन्होंने अपनी शराइत रखनी ही होती है। हमें इंटरनली अपने मामला बेहतर करने की जरूरत है, इंटरनली मामला को बेहतर करने की जरूरत है, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत है। जिस तरह से शारिक बोरा साहब भी कह रहे हैं कि गवर्नेंस जो है हमारी वो डेवल है, असल में IMF डेवल नहीं जिसको हम डेवल करार दे रहे हैं। जाहिर हम तो उनसे मदद लेने के लिए जा रहे हैं, और वो फिर अपनी शराइत रख रहे होते हैं उसके ऊपर, जिसका इम्पैक्ट फिर आ रहा होता है मईशत के ऊपर। हमें एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करने जा रहे हैं अब जी चाय पे बात करेंगे। चाय की क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सी चाय जो है वो सेहत के लिए अच्छी होती है, कौन सी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और ख़ास तौर पर जो है ना इंटरेस्ट उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा होगा कि वेट लॉस के लिए भी चाय जो है वो अच्छी होती है। लेकिन अब ये आप लोग ये ना समझ रहे हो कि दूध पत्ती पी जाए और जी कड़क चाय पी जाए तो इससे फ़ायदे हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हम ये तो सवाल नहीं करने जा रहे कि चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसका जवाब यही है कि भाई हमने पीनी है और हम उसको छोड़ तो सकते नहीं है। कैसे पीनी है, चले हमें ये बता दें, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। चाय एशिया में सबसे ज़्यादा मकबूल और बड़े पैमाने पर पिया जाने वाला मशरूब है, और कुछ लोग तो चाय के इस कदर शौकीन होते हैं कि जब तक उनके हाथ में चाय का कप नहीं होता उनकी आंखें नहीं खुल रही होती हैं, और जब वो बोर हो रहे होते हैं ऐसे लोग होते हैं कि यार चाय पी लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, जैसे हमसा कुछ टाइम पहले ना जैसे बहुत ज़्यादा ये एक फ़नी से चाहिए था कि पेट में दर्द हो चाय पी लो, सर में दर्द हो चाय पी लो, जो भी कुछ हो है तो अब चाय पी लो। मतलब नींद आ रही है चाय पी लो, हाल ही निकाला हुआ चाय, बस चाय ड्राइविंग करनी है चाय पी लो। हाँ जी। नींद आ रही है, ड्राइविंग करनी है, नींद आ रही है, चलो चाय पी लो। मतलब ये चीज़ें हो रही होती थी। लेकिन अब अगर वैसे हम देखें तो अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, ठंडे दिन में सर्द रातों में फिर गर्म चाय जो है वो फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों को राहत भी बख्श रही होती है, और कोई चीज़ भी उसके ऑल्टरनेट आपको नज़र नहीं आती। लेकिन चाय का ताज़ा अगर हम बात कर लें कि जो कप है एक, वो ना सिर्फ जिस्म को गर्मी दे रहा था बल्कि दूसरे कई तरीक़ों से अगर हम देखें उनको अगर हम डिफरेंट तरीक़ों से बना के पी हो तो उसके डिफरेंट फ़ायदे भी हमजा हो रहे होते हैं। अभी इकरा के साथ मैं रिपोर्ट शेयर कर रहा था कि 3 माह में, ये 16 अक्टूबर की रिपोर्ट है, 3 माह में पाकिस्तानी माशाल्लाह से 24 अरब 80 करोड़ रुपए की चाय पी गए। और फिर मैंने हमजा तुम्हें कहा था कि फिर आगे से तुम्हें कहा वो भी बता दो। हाँ, इकरा ने कहा कि वैसे हम गरीब कौम है और इतनी तो हम चाय पी गए हैं, लेकिन हम नाश्ते के तौर पर भी तो चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खैर, हमें कैसी चाय पीनी चाहिए,
किन औकात में चाय पीनी चाहिए और किसको हम एक्चुअली चाय कहते हैं, इस पर हमने बात करनी है। माहिर ग़िज़ाइयत हिना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिना, गुड मॉर्निंग। हिना, आपकी सुबह का आगाज़ भी क्या चाय से तो नहीं होता? नहीं, मेरी सुबह का आगाज़ पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और लाहौर आपका बहुत प्यारा है, जिंदा दिलाने लाहौर में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। अभी आधे घंटे पहले ये लाहौर पहुंची हैं, लैंड की हैं और ये कराची से आई हैं, तो फौरी जो है हमने इनको कहा कि हम चाय पे बात करना चाह रहे हैं। तो बस फिर आपके यहाँ स्टूडियो में आके मैंने भी चाय पी ली और इसी तरह चाय पे बात का आगाज़ करते हैं। और ये कहती हूँ कि जी बिल्कुल, मेरी सुबह चाय से पहले नीम गर्म पानी के साथ होती है। अच्छा। मैं तो नीम गर्म पानी में हाफ लेमन लेके पीती हूँ, क्योंकि बॉडी को पहले अल्कलाइन करते हैं, क्योंकि चाय भी एसिडिक होती है। तो सबसे पहले जब हम उठते हैं तो पहले ही हमारी बॉडी एसिडिक हुई हुई होती है, पीएच बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ होता है। तो एसिडिक बॉडी पे तो हम उल्टा एसिड तो नहीं डालते ना, तो बॉडी के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो पहले बॉडी को अल्कलाइन करना चाहिए। और यस, चाय इतनी भी बुरी नहीं होती कि ना पी जाए। चाय के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं कि चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, या बच्चों को नहीं पीनी चाहिए, या बूढ़ों को नहीं पीनी चाहिए। लेकिन चाय किस तरीके से पीनी चाहिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चाय में पॉलीफेनॉल्स होते हैं, कैफीन होता है कि जो कि आपको एनर्जाइज करता है। जिस तरह भी आप कह रही थी कि नींद उड़ानी हो तो लोग चाय पी लेते हैं, तो पीनी चाहिए। दूध कम डालना चाहिए, चीनी की मिकदार ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि चाय होती है, डिज़र्ट के तौर पे चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि डिज़र्ट की तरह चाय को ना पिएं, हल्की पत्ती डालें, दूध हल्का डालें और चीनी ना डालें, तो चाय बेहतरीन मशरूब है, आप पी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें आपने है ना ये भी बताना है कि जैसे वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि आप चाय छोड़ दें, वेट लॉस की तरफ आपने जाना है, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हैं जो कि हम दे सकते हैं वेट लॉस वालों को भी? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन चाय होती है। अच्छा। सबसे पहले जो वेट लॉस के लिए यूज़ की जाती है वो है अजवाइन की चाय। अच्छा। अजवाइन को हम सेलरी की सीड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। वो हम रात को अगर 1 चम्मच भिगो दिया जाए और सुबह नीम गर्म पानी में उसको जोश दे दिया जाए और एम्प्टी स्टमक उसको पिया जाए, तो वो भी वेट लॉस करता है। तो एक तो वेट लॉस टी अजवाइन की चाय हो गई। इस तरह रात को सोते वक्त अगर सौंफ, फेनल सीड्स, उसको चाय बना के पी जाए तो वेट लॉस में ये भी बहुत हेल्प करता है। तो नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 हो गया जिंजर। अच्छा। जिंजर की टी अगर दिन में 2 से 3 दफ़ा पी जाए खाना खाने के बाद, देखिए हर चीज़ का एक टाइम और तरीका होता है, तो ये हो गया टी नंबर 3 फॉर वेट लॉस। अगर खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आपने जिंजर और मिंट को एक उबाल के उसकी चाय बना के पी, तो ये भी आपके वेट लॉस में मदद करती है। तो ये नंबर 3 हो गई। इस तरह हो गई इलायची और दालचीनी की चाय। अच्छा। तो ये भी आपके वेट लॉस में भी मदद करेगी, आपको डाइजेशन प्रॉपर देगी। तो डाइजेशन जितना अच्छा होगा, आपका वेट लॉस इतना जल्दी हो जाएगा। क्या? अच्छा, और हम इन सारों को मिक्स करके भी तो चाय बना लेते हैं, वो भी दुरुस्त है? दुरुस्त है। वो आप शाम के वक्त पी सकते हैं, रात के वक्त खाना खाने के बाद पी सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कैफीन है ना वो आपकी बॉडी में रात के वक्त कम जाएगा। तो नींद अच्छी आ जाएगी। रात को अक्सर होता है कि चाय बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। चाय का एक उसूल है कि आप शाम से पहले पिएं, रात के वक्त कम पिएं। ठीक है। अच्छा, हमें ये बताएं कि किस वक्त चाय नहीं पीनी है और कौन सा टाइम चाय का नहीं है, हम जो गलती करते हैं? रात का वक्त है। मगरिब के बाद आपको चाय अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए स्लीप पैटर्न्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप सुबह के वक्त चाय पिएं, दूध की मिकदार वही बात है कि कम रखें, चीनी ना डालें ताकि ओवर यूज़ ऑफ शुगर ना हो चाय के लिए। और शाम के बाद, मगरिब के बाद चाय का इस्तेमाल कम कर दें या ना करें तो बेहतर है। अच्छा है ना, हमें ये भी बताइएगा कि जो लाइक शौकीन होते हैं चाय के, दूध पत्ती या कड़क चाय की, वो कितनी हार्मफुल हो सकती है उन लोगों के लिए, या फिर नहीं वो ठीक है, कोई मसला नहीं अगर हम ज़्यादा नहीं उसका इंटेक कर रहे हैं? देखिए वो भी इतनी हार्मफुल तो नहीं होगी अगर वो दिन में 1 से 2 कप पी लेते हैं कड़क चाय या दूध पत्ती चाय, लेकिन उसको इस तरीके से पिएं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ना पिएं। क्योंकि देखें मिल्क होता है ना, उसमें मिल्क में कैसीन होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो वो जब खाने के साथ प्रोटीन के साथ मिलता है, कंबाइन होता है, तो वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स करता है। और हम तो हजम करने के लिए चाय पी रहे होते हैं कि खाना हजम करना है तो चाय पीनी है सब। जी, अगर खाना हजम करना है तो वो पुदीने की, अदरक की और सौंफ की चाय पीनी है और थोड़ी सी उसमें पत्ती डाल देंगे तो काला कहवा बना के, जो ब्लैक कहवा होता है, वो पियेंगे तो बड़ी आसानी से हजम हो जाएगा खाना।
और दूध वो चाय वाली लेकिन हमें हजम नहीं हो रही हाँ होगी जी। अच्छा, वो मतलब कि आमतौर पर ना बड़ी तादाद होती है मर्द हजरात की होती है जो खाने के फौरी बाद सिगरेट से कोशिश कर रहे होते हैं कि हम खाना हजम कर लें, और ख़वातीन की बड़ी तादाद चाय की होती है। लेकिन दो ग्रुप्स होते हैं जिनकी लड़ाई सोशल मीडिया पर भी पूरी सर्दियाँ चलती रहती है, वो है कॉफ़ी ग्रुप और टी ग्रुप। अच्छा, कॉफ़ी और चाय का अगर हम आपस में जो है मुकाबला करवा रहे हों तो क्या बेहतर है आपकी सेहत के लिए, कि आपको क्या ज़्यादा पीना चाहिए? ब्लैक कॉफ़ी। ओके। ब्लैक कॉफ़ी ये कि आपको एनर्जी देती है। फिर मैं वही बात करूंगी कि कॉफ़ी में अगर दूध और चीनी आ जाए तो वो कॉफ़ी नहीं रहती, वो कैपुचिनो, लाटे, माखा, ये सब डिजर्ट्स के नाम है। ये कॉफ़ी नहीं है। कॉफ़ी तो रियल कॉफ़ी बीन्स हैं जो कि आपको एनर्जी भी देती है, ब्रेन बूस्ट भी करती है, इनफैक्ट कैलोरीज भी बर्न करती है। और जो रियल कॉफ़ी है वो तो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स हैं। इनफैक्ट आई लव ग्रीन कॉफ़ी बीन्स ना। आप वो पिए। अच्छा, ठीक है। और अगर हमें चाय और कॉफ़ी में से एक चूज़ करना तो क्या चूज़ करना चाहिए, या मुकाबला ही नहीं करना चाहिए? मुकाबला ही ना करना चाहिए। अगर आप टेस्ट के लिए पी रहे हैं तो एंजॉय वॉट एवर द टेस्ट यू लाइक इट। अच्छा। अगर आपको चीट करना ही है तो नो प्रॉब्लम। अच्छा है ना, कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में बहुत ज़्यादा ये होता है कि नाश्ते में पराठा और चाय खा रहे होते हैं या कुछ और चाय खा रहे होते हैं। तो ये हैबिट किस तरह की है, ठीक है या तो नहीं? बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, अगर हम मैं इसको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की काउंट करूँ तो देयर इज़ नथिंग इन पराठा एंड चाय। व्हाट इज़ दिस? लाइक प्रोटीन है, कहीं से प्रोटीन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। चाय और पराठे में सिर्फ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर आया और कुछ भी नहीं आया। तो मेरी आवाम क्या खा रही है? पूरे जो 5 कंपोनेंट्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर खा रही, शुगर और फैट्स खा रही है। तो प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स तो कहीं नहीं है, ना पराठे में ना चाय में है। तो सारे कंपोनेंट्स तो हैं ही नहीं, सिर्फ फैट्स और शुगर आ गई। अच्छा, ठीक है ना। आखिर में आपने हमें ये भी बताना है कि जिस तरह से इकरा ने वेट लॉस की बात की थी, हम या तो सिर्फ कॉफ़ी पे चले जाते हैं और कुछ खा पी नहीं रहे होते पूरा दिन, या फिर सिर्फ चाय पर चले जाते हैं। ये प्रैक्टिस कैसी है? बहुत बुरी है ये प्रैक्टिस। आप अपनी बॉडी को टोटल एसिडिक कर रही हैं, अपने लिवर को और टॉक्सिक बना रही हैं। तो इस तरह आप अल्टीमेटली किडनी फेलियर्स पे जा रही हैं, लिवर फेलियर पे जा रही हैं। आपकी बॉडी तो वर्क ही नहीं कर रही। आप सिर्फ कैफीन पे अपनी बॉडी को एनर्जी दे रही हैं और वो एनर्जी सारा दिन कंज्यूम हो रही है। सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से आप अपना वेट लूज नहीं कर सकती। ये सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं है। आपको वेट लॉस करना है तो आप हेल्दी पैटर्न पर आके वेट लॉस करें। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और स्पेशली कराची से, और बड़ी जल्दी एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुँची। आपका बहुत शुक्रिया। और उन्होंने हमें बताया कि चाय कैसे पीनी है। पीनी लाजमी है, आप लोगों ने कैसे पीनी, लेकिन हम खाने चाय के बंद फौरी नहीं बाद करवा रहे, आपने किसी नहीं की भी बंद नहीं करवाई है हमने। कर ही नहीं तरीके सकते, बताए बस। करवा के देख लो अगर यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ चाय बंद कर नहीं, चाय बंद ना करें आप, लेकिन तरीके कुछ बदल रहे हैं आप, ताकि आपके जो बॉडी है उसको फ़ायदा मिल रहा हो और आपकी जो हेल्थ है उसको, मतलब वो उन फ़ायदों के बाद आपकी जो हेल्थ आप लाइफ है वो हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा होगा। हम आगे बढ़ेंगे जी और बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद। अब हमारे जो शाहीन हैं वो मिशन ढाका के लिए तैयार हैं। प्रैक्टिस जम के हो रही है। बाबर आजम ने भी और शोएब मलिक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का कल पहला T20 में मद्दे मुकाबिल होंगे। और बाबर आजम और शोएब मलिक की बात करें तो जैसे हमजा ने भी कहा कि उन्होंने कौमी कैंप को ज्वाइन कर लिया और कौमी खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की है। और कोचिंग स्टाफ की अगर बात करें तो उनकी ज़ेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशन भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्रैक्टिस सेशन में फिजिकल फिटनेस पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है और कौमी खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है और सब बरतरी की धाक बैठाने के लिए इस वक्त तैयार हैं। अच्छा, आज प्रैक्टिस सेशन दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे शेड्यूल है। और इससे पहले अगर हम बात करें, कौमी कप्तान बाबर आजम की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बंगाल टाइगर्स के खिलाफ प्लान जो है वो भी शेयर करेंगे। और बंगाल टाइगर्स की अगर हम बात करें तो उनसे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान जो है वो स्पिन का मजबूत जाल बिछाने की कोशिश करेगा। और ICC ने जी T20 इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप है उसकी वर्ल्ड कप की एक वीडियो भी जारी की है। जो प्ले ऑफ था वो उन्होंने बताया कि जी कि सबसे बेहतरीन जो स्पेल था वो शाहीन शाह अफरीदी का था जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने किया था। और दूसरा जो रैंकिंग है T20 की वो जारी की गई है। बाबर आजम पहली पोजीशन पे हैं और रिजवान की एक जो है दर्जे बरतरी हुई है और वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। बिल्कुल, ये सारी सूरत हाल है। क्रिकेट में हम बात करेंगे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अब्दुल गफ्फार साहब। अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश मुतासिर परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा सका था, क्या मेज़बान टीम जो है ग्रीन शर्ट्स के लिए कुछ मुश्किल पैदा कर सकती है या नहीं? हम लोग तो अब नाकाबिले शिकस्त भी रहते पहले 5 मैचेस में, तो हम लोग यहाँ पर भी धाक बिठाएंगे अपनी।
सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। और यकीनी तौर पर बांग्लादेश की टीम ने वर्ल्ड कप से पहले जो धूम मचाई थी अपने होम ग्राउंड पर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीते, न्यूजीलैंड को भी हराया, तो लग ये रहा था कि जैसे वर्ल्ड कप के अंदर ये बहुत सीरियस कंटेंडर होंगे, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और बड़ा लेट डाउन किया अपने फैंस को भी। और कुछ आपको याद होगा कि सुपर 12 से पहले भी एक बड़े उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और शायद ग्रुप भी टफ था, ये भी मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश श्रीलंका के सामने हरीफ भी क्यों थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और फिर वेस्ट इंडीज, तो आसान ग्रुप नहीं था, लेकिन अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा सके बांग्लादेश। लेकिन अपने होम ग्राउंड पर दे आर द फोर्स टू रेकन, क्योंकि बहुत अपनी कंडीशंस के मुताबिक प्लान्स बनाते हैं, पिचेस ऐसी बनाते हैं कि सिर्फ वही खेल पाते हैं। पिचेस पर स्लो ट्रैक होते हैं, गेंद ज्यादा बाउंस नहीं होता, बहुत स्पिन होता है, एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ स्पिनर्स। उनके पास एक समझे, जिसमें मुझे याद है 96 में श्रीलंका की टीम होती थी ना, 2-2, 3-3, 4-4 स्पिनर एक टीम में उनके पास होते थे। तो यहाँ पर भी उनकी यही प्लानिंग है, लेकिन इस बार फर्क ये है कि मुशफिकुर रहीम भी नहीं है, शाकिबुल हसन भी जो है वो अनफिट हो गए, इसी तरह तमीम इकबाल की खिदमत भी हासिल नहीं है, तो उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। और पाकिस्तान को ठीक है गफ्फार भाई, बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि इस सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर तो हमने देखा एक ही टीम थी जिसको खिलाया गया, वहां पर ज़रूरत भी थी, नए खिलाड़ी साथ मौजूद हैं। बिल्कुल देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस तरह की सीरीज चाहे बांग्लादेश अपने मुल्क में जितनी भी टफ हो, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को आप जरूर काबू कर सकते हैं। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड 2015 वर्ल्ड कप के बाद हम एक सीरीज जरूर हारे थे यहाँ आकर, मुझे याद है क्लीन स्वीप हुआ था, अजहर अली कप्तान थे, लेकिन उसके अलावा आई थिंक दे डिड वेरी फाइन अगेंस्ट बांग्लादेश। हमने हमेशा बांग्लादेश को बड़ा टफ टाइम दिया है, उनको हराया है। और इस सीरीज में भी मुझे उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान अगर अपना एक्सपीरियंस और यूथ को अगर हम अच्छी तरह मिक्स कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे ही सीनियर बिठा दें या सारे ही आप जो है वो नए प्लेयर को खिला दें, आपके पास है ऐसे प्लेयर जो कि एक्सपीरियंस है, रिजवान बाबर हैं, तो फिर आप हैदर को जरूर चांस दें। इसी तरह कहीं ना कहीं इफ्तिखार को भी मौका मिलना चाहिए। फिर आपके पास शाहनवाज दहानी, तो मैं समझता हूँ मुझे सबसे ज्यादा उनका इंतजार है, बिकॉज जिस तरह के वो कैरेक्टर हैं, और हमें एक बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी की तरह का एक बॉलर चाहिए जो उनकी की तरह बहुत स्पार्क भी हो उसके अंदर, बहुत ज्यादा जो है वो एक कहते हैं ना लाइवली हो कैरेक्टर। हसन अली में ये चीज थी और अब भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनका एक बैड पैच चल रहा है और हमें थोड़ा सा उनको रेस्ट कराना चाहिए। और ये टीम के लिए देखिए अच्छा क्या होता है, कभी कभी आपको टीम के बारे में सोचना चाहिए, इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं। आप जरूर उनको मौका आने पे दोबारा चांस दीजिए, उनको भी रखिए, लेकिन टीम का भी साथ साथ सोचिए। मैं फिर ये कहूंगा कि 10 और 11 या 12 खिलाड़ियों से निकलकर जरा 20 तक आइए, आपके पास पूल ऑफ प्लेयर हो। लुक व्हाट न्यूजीलैंड डूइंग एंड इंडिया डूइंग इन देयर रीसेंट T20 सीरीज जो कल शुरू हुई, कि वहां पर नौजवान खिलाड़ियों को भी मौके मिल रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि अगले साल भी वर्ल्ड कप है, 2023 में वर्ल्ड कप है, 2024 में वर्ल्ड T20 है, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिल चुकी है। तो जनाब अब तो आपने फ्यूचर का ज्यादा सोचना है। अच्छा फार साहब, आप हसन अली की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम हसन अली की देखें तो परफॉर्मेंस इस से कुछ ख़राब भी थी, तनकीद का भी निशाना बनाया गया, लेकिन आप नहीं समझते कि एक इस इवेंट में अगर कोई अहम खिलाड़ी जो है उसको अगर सपोर्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उसकी जो मोराल है वो हाई हो जाए? देखिए, दो तरफा बात है, क्योंकि अगर आप हसन अली की इंजरी के बाद वापसी देखें, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर 2 मरतबा 10 विकेटें ली, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। होम सीरीज में भी पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, साउथ अफ्रीका में भी, जिम्बाब्वे में बहुत अच्छा खेले। अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हसन अली को खुद अपनी पुरानी वीडियोस देखने की जरूरत है। अच्छा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से जो रही है, क्योंकि बड़े स्किटी फास्ट बॉलर हैं, गेंद उनका बहुत तेजी से अंदर आता है, बाहर भी निकालते हैं, और विकेट टेकर हैं। उनको वो बात अपनी याद रखनी है कि वो हमेशा एक चैंपियन फास्ट बॉलर रहे हैं अपनी विकेट टेकिंग इंटेंट की वजह से। अच्छा, सिर्फ ड्रॉप कैच की वजह से हम नहीं उनको तनकीद का निशाना बना रहे या कोई भी जी, और बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मोमेंट कभी भी पूरे मैच को चेंज नहीं करता। एक टर्निंग पॉइंट जरूर था, लेकिन वो उसके अलावा भी बड़े मल्टीपल फैक्टर थे। बट चलिए, हसन अली के ये मैं जरूर कहूंगा कि कभी कभी आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। आई थिंक वी शुड प्रोवाइड हिम अ रेस्ट, उसको 1-2 मैचेस का रेस्ट कराएं, उनको ताज़ा दम होने दें, उसको फिर लेकर आएं। उस वक्त तक आप किसी दूसरे यंगस्टर को ट्राई कर लें। बट याद रखिए कि हसन अली की पूरी वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है, उनके अपने सेट किए हुए स्टैंडर्ड के लिहाज से वैसी नहीं थी जैसे वो भी खुद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपने आप से, या फैंस कर रहे थे, या हम सब कर रहे थे। गो के नंबर इतने बुरे भी नहीं है,
उन्होंने विकेट्स लिए हैं, भारत के खिलाफ भी एक आध मैच में और इंपॉर्टेंट विकेट निकाला था, लेकिन जो हसन अली जिनको हम जानते हैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाले, उन हसन अली को वापस लाने के लिए उनको थोड़ा सा मुझे लगता है एक आध मैच रेस्ट करवाएं। बिल्कुल ठीक। अब्दुल गफ्फार साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान अच्छा खेल रहा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे